नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपको हम दिखाएंगे अभी न्यूज टॉप 9 और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना संकट की। कोरोना के नए केस हर दिन कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े चिंता का विषय अभी भी बने हुए हैं। आज से दिल्ली में अनलॉक के दूसरे चरण में कई बड़ी राहत मिलने जा रही है। हालांकि कुछ चीजों पर अभी भी रोक रहेगी। G7 की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को पेटेंट से मुक्त करने की मांग की है। G7 के दबाव के बाद WHO ने चीन से कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर जांच के सहयोग की मांग की है। कोरोना संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना कंट्रोल। देश में लगातार 8वें दिन कोरोना के नए केस 1 लाख से कम आए हैं। पिछले 24 घंटे में 68,362 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि मौत के बढ़ते आंकड़ों से चिंता बढ़ गई है। 24 घंटे में कोरोना से 3,880 लोगों की मौत दर्ज की गई है। कल देश भर में 1,13,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे। एक्टिव केसों की संख्या 10 लाख से नीचे आ गई है। दिल्ली में अनलॉक का अगला चरण आज सुबह 5 बजे से शुरू हो गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज से कुछ गतिविधियों को छोड़कर बाकी सब खुल जाएगा। आज से बाजार और मॉल्स भी खुल जाएंगे। फिलहाल 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। सभी मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल सब सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगे। मेट्रो और बसें 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगी। ऑटो, ई रिक्शा और टैक्सी में 2 से ज्यादा सवारी नहीं बैठा सकेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज से शुरू हो रहे अनलॉक का अगला चरण फिलहाल 1 हफ्ते के लिए ही होगा। कुछ चीजों पर अब भी पाबंदी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान अब भी बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, पब्लिक पार्क और गार्डन पूरी तरह बंद रहेंगे। धार्मिक स्थानों को खोला जा सकेगा, लेकिन श्रद्धालुओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में शनिवार के मुकाबले रविवार को कोरोना के केस में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में सिर्फ 255 नए केस मिले, जबकि शनिवार को 213 नए मामले सामने आए थे। कल 23 लोगों की मौत हुई। फिलहाल दिल्ली में 3,466 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 0.35% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को G7 समिट के आखिरी दिन 2 सत्रों को संबोधित किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि G7 के एक सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र, वैचारिक स्वतंत्रता और आजादी के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने भारत को G7 का स्वाभाविक सहयोगी बताते हुए कोरोना वैक्सीन को पेटेंट फ्री करने की मांग की। पीएम ने WTO से कोरोना से जुड़ी तकनीक में ट्रिप्स छूट के लिए समर्थन मांगा। G7 समिट के बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि 7 अमीर देशों के समूह G7 ने दुनिया के गरीब देशों को कोविड-19 रोधी टीके की 1 अरब खुराकें मुहैया कराने का संकल्प लिया है। WHO भी ये पहले ही कह चुका है कि कोरोना को आगे फैलने से रोकने के लिए दुनिया की कम से कम 70% आबादी का टीकाकरण होना जरूरी है। इस महामारी को खत्म करने के लिए और 11 अरब टीके की डोज की जरूरत है। G7 देशों के दबाव में विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने एक बार फिर चीन पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर जांच में सहयोग करने की अपील की है। WHO ने कहा कि वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए चीनी पक्ष से सहयोग की आवश्यकता होगी। WHO की टीम एक बार जांच के लिए चीन का दौरा भी कर चुकी है। अमेरिका की कई खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही निकला है। नई स्टडी में ये दावा किया गया है कि ज्यादा संक्रामक कोरोना वायरस मानव कोशिकाओं में बदलाव कर सकता है। कोरोना वायरस के वेरिएंट संक्रमित कोशिका को आसपास की कोशिकाओं के साथ जोड़कर उन्हें सुपर सेल में बदल सकते हैं। आकार में सामान्य कोशिकाओं के मुकाबले बड़े होने और जेनेटिक मटेरियल में मजबूत होने की वजह से ये सुपर सेल कोरोना वायरस को फैलने में अहम भूमिका निभाते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अब सूंघकर मिनटों में कोरोना संक्रमितों की पहचान की जा सकती है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा सीलिंग माउंटेड कोविड अलार्म विकसित किया है जो किसी दूसरे कमरे में मौजूद कोरोना संक्रमित व्यक्ति का पता सिर्फ 15 मिनट में लगा सकता है। दावा किया जा रहा है कि यह अलार्म एंटीजन टेस्ट की तुलना में उससे ज्यादा सटीकता से कोरोना संक्रमितों के बारे में जानकारी दे रहा है। महाराष्ट्र में क्यों बढ़ रहे हैं मौत के आंकड़े? हरियाणा में कब तक बढ़ा लॉकडाउन? बीकानेर में आज से घर घर टीका लगाने की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश में भी आज से रेहड़ी पटरी वालों के साथ ऑटो, ई रिक्शा चलाने वालों को टीका लगाने की अभियान की शुरुआत होने वाली है। और दिल्ली वालों को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का टीका कब से मिलेगा? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में कोरोना की वजह से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। मौत के आंकड़े बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि राज्य के अलग अलग जिलों से मौत के आंकड़े सेंट्रल डेटा में देरी से पहुंचने की वजह से रिकॉर्ड में भी देर से दर्ज हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2,771 लोगों की मौत दर्ज की गई। ये राज्य में मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 11 जून को 2,619 लोगों की मौत दर्ज की गई थी।
हरियाणा में एक हफ्ते के लिए और यानी 21 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बार ऑड इवन फॉर्मूले को बंद कर दिया गया है। दुकानें अब सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। गली मोहल्लों की दुकानें, फल, सब्जी, किराना और दवा दुकानें पहले की हिदायतों के मुताबिक खोली जा सकेंगी। होटल, रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। हरियाणा में वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने की कोशिश की जा रही है। कलम्बाला में महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत 26 सेंटरों पर करीब 10,000 लोगों को टीका लगाने का दावा किया गया। केंद्रीय जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए हर शख्स को टीका लगाना जरूरी है। हरियाणा में अभी तक टीके की दोनों डोज करीब 11 लाख लोगों को ही लगे हैं। राजस्थान के बीकानेर में आज से घर घर कोरोना की वैक्सीन लगाने का खास अभियान शुरू किया जा रहा है। ऐसा करने वाला बीकानेर देश का पहला शहर बन गया है। इस खास अभियान में वैक्सीन वैन के साथ टीम मोहल्लों में जाएगी और 10-10 लोगों का ग्रुप बनाकर उन्हें टीका लगाएगी। इस अभियान में पहले 45 साल से ऊपर वालों को शामिल किया गया है। वैक्सीन वैन बाजारों में भी लोगों को मौके पर ही उम्र की पहचान कर टीका लगाएगी। उत्तर प्रदेश में आज से मेगा वैक्सीनेशन अभियान में रेहड़ी पटरी वालों के साथ ऑटो, टेम्पो ड्राइवर के साथ ई रिक्शा ड्राइवरों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। हर जिले में आरटीओ ऑफिस में हर रोज कम से कम 100 कॉमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवरों को टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा नगर पालिका ऑफिस में हर रोज कम से कम 100 फेरी वालों के लिए 50-50 क्षमता वाले 2 बूथ स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के विदिशा में लोगों को कोरोना के टीके के लिए जागरूक करने के लिए पोस्टर का सहारा लिया जा रहा है। विदिशा के कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन समेत सभी आला अधिकारियों ने अपने सरकारी बंगले पर वैक्सीनेशन का पोस्टर लगवाया है। इस पोस्टर के जरिए ये संदेश दिया जा रहा है कि यहाँ रहने वाला परिवार टीका लगवा चुका है। दिल्ली वासियों को जल्द रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की भी डोज मिल सकती है। रविवार को दिल्ली में अपोलो अस्पताल में ये वैक्सीन लॉन्च की गई। कल डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के 170 स्टाफ को स्पुतनिक वी का टीका लगाया गया। दिल्ली के अपोलो अस्पताल को टीके की 1000 डोज मिल चुकी है, लेकिन आम लोगों के लिए स्पुतनिक वी का टीका 20 जून से मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना महामारी को लेकर ग्रामीण इलाकों के लोग अंधविश्वास के शिकार हो रहे हैं। राजस्थान के पाली के तखतगढ़ के जाड़ा गांव में लोग कोरोना को भगाने के लिए गांव के चारों तरफ दूध की धार का घेरा बना रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से गांव में महामारी नहीं आएगी, लेकिन लोगों को ऐसे अंधविश्वास से बचने की जरूरत है। कोरोना से बचाव के लिए सबसे पहले टीका लगवाना जरूरी है। मध्य प्रदेश के कटनी में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और उनके समर्थकों ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष मृदुल द्विवेदी ने जन्मदिन के जश्न में समर्थकों की भीड़ के बीच केक काटा। जश्न के लिए बड़ा मंच बनाया गया था। इस दौरान लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए थे। प्रशासन ने मृदुल द्विवेदी पर 10,000 का जुर्माना लगाया था। उत्तराखंड में गांवों में क्या फिर कोरोना संक्रमण में तेजी आ रही है? उत्तर प्रदेश में कोरोना के ताजा हालात क्या है? उन्नाव में गंगा नदी के किनारे मानवता क्यों हुई शर्मसार? कहां वीकेंड लॉकडाउन में पार्टी करने वाले पकड़े गए और कहां टीका लगाने वालों को तोहफे में गुलाब के फूल दिए जा रहे हैं? देखते हैं टॉप 9 महामारी 2021। उत्तराखंड के गांव में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। रुड़की के शिकारपुर गांव में 34 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि पिछले 4 दिनों में 240 लोगों के हुए टेस्ट की अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। एक सप्ताह पहले एक व्यक्ति की ब्लैक फंगस की वजह से मौत भी हो चुकी है। कोरोना के मामले बढ़ने से गाँव वाले परेशान हैं। उनकी चिंता ये है कि कहीं फिर से गाँव सील न हो जाए। उत्तर प्रदेश में रोजाना आने वाले कोरोना के नए केसों की संख्या 500 के नीचे आ गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सिर्फ 452 नए केस मिले, जबकि 51 लोगों की मौत हो गई। यूपी के सभी जिले अनलॉक हो चुके हैं, लेकिन साप्ताहिक लॉकडाउन अभी भी जारी है। कल लखनऊ में साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान बाजारों में भीड़ दिखी। ऐसी लापरवाही से संक्रमण फिर बढ़ सकता है। कई लोग बिना मास्क के ही बाजार में नजर आए। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा कौर का मोहाली में फोर्टिज अस्पताल में निधन हो गया। वो पोस्ट कोविड परेशानियों के चलते पिछले कई दिनों से परेशान थीं। कोरोना की वजह से आईसीयू में भर्ती होने की वजह से मिल्खा सिंह पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। निर्मल भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान रह चुकी थी और पंजाब सरकार में महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स डायरेक्टर के पद पर भी कार्य कर चुकी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार समाज के साथ मिलकर कोरोना काल में महामारी के अलावा दूसरी वजहों से अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, रहने और खाने की पूरी व्यवस्था करेगी। ऐसे अनाथ बच्चों के लिए सरकार जल्द ही एक योजना लाएगी। मुख्यमंत्री ने मंदसौर के लोगों की पहल की तारीफ की, जहां अनाथ बच्चों की मदद के लिए लोग आगे आए हैं।
यूपी के उन्नाव में गंगा का जलस्तर कम होते ही लाशों का ढेर नजर आने लगा है और अब उन लाशों को कुत्ते और कौवे नोच रहे हैं। कोरोना की कहर से मौत की मुंह में समाये लोगों को उनके नाते रिश्तेदारों से लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिट्टी के अंदर दफना दिया था। मीडिया में खबर आने के बाद एसडीएम के आदेश पर जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर शवों को फिर से जमीन में दफन कर दिया गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सामाजिक स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ता कोरोना महामारी के शिकार हुए लोगों के शवों के अंतिम संस्कार करा रहे हैं। सामाजिक संगठन से जुड़े लोग पीपीई किट में वैसे शवों का अंतिम संस्कार कराते हैं जिनका कोई नहीं होता या मृतक के परिवार अंतिम संस्कार के लिए आगे नहीं आते। ये संगठन अब तक 350 शवों का अंतिम संस्कार करा चुका है, जिनमें से 120 शवों का अंतिम संस्कार कोरोना की दूसरी लहर में किया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सेक्टर 135 में एक फार्म हाउस में बिना इजाजत पार्टी करने के आरोप में 15 युवतियों समेत 61 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पार्टी आयोजित करने वाले 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में हरियाणा मार्का शराब भी बरामद की है। आबकारी विभाग भी इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हैदराबाद में लोगों को टीका लगवाने के लिए उत्साहित करने के लिए श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा ने टीका लगवाने के बाद लोगों को गुलाब का फूल भेंट दिया। टीके के दूसरे फेज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाने के लिए खास अभियान चलाया जा रहा है। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा 10 जून से टीके के लिए अपने भवन में सेंटर चला रही है। यहाँ 2000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के बाद उत्तर 24 परगना के सुंदरवन में भी एक बुजुर्ग ने कोरोना का टीका लेने के बाद अपने शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा होने का दावा किया है। 74 साल के शंकर परमार का कहना है कि कोरोना टीके की दूसरी डोज लेने के बाद उनके शरीर में चम्मच और सिक्के चिपकने लगे हैं। ऐसे मामले देश के कई हिस्सों से आ चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा होने का टीके से कोई लेना देना नहीं है। देश के किस हिस्से में अगले 48 घंटे में बारिश होगी, कहां प्री मानसून की हुई बारिश, दिल्ली में कब पहुंचेगा मानसून और असम में कहां बाढ़ की वजह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मानसून से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 मानसून। दक्षिण में 3 जून को मानसून के दस्तक देने के बाद मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे पूरे उत्तर भारत में बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से लेकर कल तक मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मानसून कल यानी 15 जून को दस्तक दे सकता है। इस दौरान हवाओं की गति भी 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। बारिश का ये दौर इस पूरे हफ्ते जारी रहने की संभावना है। दिल्ली में बीते 2 दिनों में कई बार मौसम का मिजाज बदला है। तेज आंधी के साथ कुछ इलाकों में 2 दिन पहले बारिश भी हुई है। ये प्री मानसून के संकेत माने जा रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में शनिवार को प्री मानसून बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। शहर के कुछ इलाकों में पेड़ भी गिर गए। तेज आंधी के साथ हुई भारी बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। तेज आंधी और बारिश के दौरान सड़कों पर सन्नाटा दिखा। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर निकलते दिखे। राजस्थान के दौसा में भी कल तेज आंधी के साथ मानसून से पहले की बारिश हुई। पिछले हफ्ते भर से भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को इस बारिश से थोड़ी राहत मिली, लेकिन हवा की तेज रफ्तार से लोग थोड़े शंकित दिखे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कल और परसों कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक के शिवमोगा में कल तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज आंधी की वजह से कुछ इलाकों में कई पेड़ गिरने की भी खबर है। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से मानसून की बारिश जारी है। उधर मंगलुरु के तटीय इलाकों में कल भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कर्नाटक में अगले कुछ दिन हल्की के साथ तेज बारिश होती रहेगी। उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही कल अमेठी में जोरदार बारिश हुई। थोड़ी देर की ही बारिश में अमेठी तहसील में जल भराव हो गया। पूर्वी यूपी के कई इलाकों में आज भी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मानसून की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। किसानों के लिए भी ये बारिश अच्छी मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में थोड़ी देर की बारिश से ही शहर के कुछ इलाकों में जल जमाव के हालात पैदा हो गए। मानसून की दस्तक के साथ ही कल यूपी के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। प्रयागराज में भी बारिश की वजह से लोग सड़कों पर कम ही दिखाई दिए। नालियों की मरम्मत नहीं होने से लोगों में नाराजगी भी दिखी। दुर्भाग्य है, दुखपूर्ण है कि थोड़ी ही बारिश में हर गली हर मोहल्ला एकदम आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। केरल में रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। कोच्चि में कल तेज बारिश हुई। केरल में 3 जून को ही मानसून ने दस्तक दे दी थी। पिछले 1 हफ्ते से राज्य में लगातार बारिश हो रही है। 1 हफ्ते में राज्य में 42 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोझिकोड और वायनाड में रिकॉर्ड 60 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई।
ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से असम के कुछ हिस्से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। डिब्रूगढ़ जिले में बाढ़ से ग्रामीण इलाकों में कटाव शुरू हो गया है। राज्य के जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को राहत और बचाव के कार्यों को तेजी से करवाने के निर्देश दिए। कटाव से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है और उनके खाने के भी इंतजाम किए गए हैं। बिहार में क्या नया खेला हो रहा है? क्यों चिराग पासवान का साथ उन्हीं की पार्टी और परिवार के लोग छोड़ रहे हैं? अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन घोटाले का किसने लगाया आरोप? पीएम मोदी आज किस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के खास सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे? देश की प्रमुख खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पांडे और पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने 2 करोड़ की जमीन 8.5 करोड़ में खरीद कर बड़ा घपला किया है। ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था पर आघात है। केंद्र सरकार से ईडी और सीबीआई जाँच कराकर आरोपियों को जेल भेजने की मांग भी की गयी है। राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में घोटाले के आरोपों को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राजनीति से प्रेरित बताया है। प्रेस रिलीज के जरिए उन्होंने कहा, प्रेस रिलीज में 9 नवंबर 2019 को श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अयोध्या में जमीन खरीदने के लिए देश के कई लोग आने लगे। यूपी सरकार ने भी विकास कार्यों के लिए जमीन खरीदी है। इस कारण अयोध्या में जमीनों के दाम बढ़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, सूखा और जमीन के बढ़ते कटाव पर वर्चुअल संबोधन है। कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की ओर से किया जा रहा है। सम्मेलन का मकसद सूखे की समस्या से निपटना और भूमि के उपजाऊपन या उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर सहमति बनाना है। सितंबर 2019 में पीएम मोदी नई दिल्ली में UNCCD कॉप के उच्च स्तरीय सत्र का शुभारंभ कर चुके हैं। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं की ग्रुप G23 में शामिल वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी को बुरे वक्त से निकलने के लिए सलाह दी है। सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस का फिर से मजबूती से खड़ा होना देश की जरूरत है, लेकिन इसके लिए पार्टी को दिखाना होगा कि वो एक्टिव है। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन का चुनाव जल्द कराए जाने चाहिए। मौजूदा समय में बीजेपी के लिए कोई मजबूत राजनीतिक विकल्प नहीं है। इसके लिए मजबूत और भरोसेमंद विपक्ष जरूरी है। राजस्थान में एक बार फिर फोन टैपिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सचिन पायलट गुट के कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने अपनी ही सरकार पर पायलट गुट के विधायकों की फोन टैप कराने का आरोप लगाया है। हालांकि गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि अगर कोई आरोप लगाता है तो सबूत के आधार पर बात करे। इस बीच सचिन पायलट दिल्ली में हैं और उनकी आज प्रियंका गांधी से मुलाकात हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुजरात का दौरा करेंगे। सूरत निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के 27 सीटें जीतने के बाद केजरीवाल का ये दूसरा गुजरात दौरा है। इस मौके पर केजरीवाल अहमदाबाद में पार्टी दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे। साथ में स्थानीय पार्टी नेताओं से मिलेंगे। गुजरात में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की टीम बायो रेमेडिएशन सॉल्यूशन स्प्रे से हरीश सहवाल का इलाज कर रही है। इससे गंगा का पानी धीरे धीरे अपने पुराने स्वरूप में आ रहा है। पिछले महीने से गंगा का पानी हरा होने के बाद से गंगा प्रेमी श्रद्धालु जिला प्रशासन के साथ केंद्र सरकार भी परेशान थी। जिला प्रशासन ने जाँच में पाया था कि मिर्जापुर के STP से दूषित शैवाल तत्व बहाए गए, जिससे गंगा का पानी हरा हो गया था। मध्य प्रदेश के भोपाल में जंगल से अतिक्रमण हटाने गए वन रक्षकों पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। हमले में 10 से ज्यादा वन रक्षकों के घायल होने की खबर है। एक वन रक्षक को एम्स रेफर किया गया है, जबकि बाकी का बैरसिया और नजीराबाद अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक करीब 10 एकड़ की जमीन पर अतिक्रमण हटाने गए वन रक्षकों पर हमला किया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।